तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं इस गो होम शो वाली मंडे नाइट रॉ को भाई, जो रेसलमेनिया से पहले आज हमें देखने को मिली है। गो होम शो यानी कि रेसलमेनिया से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या करा, मतलब विंस मैकमैन की नजरों में मंडे नाइट रॉ मस्ट बी अ नंबर 1 शो। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। लेकिन इससे पहले हम आज जाएंगे रॉ के रिव्यू में। गाइस मैं आपको कुछ बड़ी अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं कि फैंस का अखाड़ा जो है वो वापस आ चुका है। जी हां, रेसलमेनिया के लिए हमने सोचा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं कर रही तो हम ही आप लोगों को इन्वॉल्व कर लें ताकि कुछ तो हाइप बन पाए रेसलमेनिया की। तो एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के टॉप पे, जहां पे आपको पिछली बार की तरह रॉयल रंबल की तरह 2 क्वेश्चन का आंसर करके एक 30 सेकंड की गाइस हमें वीडियो भेजनी है। पहले क्वेश्चन में आपको प्रिडिक्ट करना है रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। और दूसरा आपको बताना है कि रेसलमेनिया की हिस्ट्री में सबसे कमाल की चैंपियनशिप विनिंग मोमेंट आप लोगों की कौन सी है। तो ये दोनों सवाल के जो जवाब है 30 सेकंड की वीडियो में आपको उस फॉर्म के थ्रू सबमिट कर देने हैं। और कुछ ही दिनों में आपको ये एपिसोड देखने को मिल जाएगा जहां पे मैं और रोहित यानी कि रेसल चैटर जो है इस वीडियो पे काम करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप अपनी एंट्रीज भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आज के शो की हम बात कर लेते हैं गाइस। तो ये गो होम शो था जैसा कि मैंने कहा, और एक काम था डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि वो रेसलमेनिया के लिए हाइप बनाए। लेकिन आई डोंट थिंक वो इस काम को करने में ज्यादा सक्सेसफुल रह पाए हैं। उल्टा मैं ये बोलूंगा कि अगर ये मंडे नाइट रॉ किसी पेपर व्यू का गो होम शो नहीं होता तो शायद लोग इसके बारे में उतना कंप्लेंट नहीं कर रहे होते। कुछ लोगों की तो मैंने ट्वीट्स पढ़ी हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई हम कभी कभी तो ऐसा विश करते हैं ऐसे शोज देखने के बाद कि WCW मंडे नाइट वॉर जीत गई होती। अब मैं उतनी दूर तो नहीं जाऊंगा, उतना भी नहीं बोलूंगा भाई, लेकिन आज के शो के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं और काफी कमाल का प्रोमो उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करा, जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से बॉबी लैशली तो अमेरिकन है, वो अमेरिका में रहते थे और जब भी उनको छुट्टियां मिलती थी वो अपनी फैमिली के पास वापस चले जाते थे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर स्कॉटलैंड से अमेरिका आए थे तो उनके पास वो मौका भी नहीं था। और 17 साल का ये मेरा सैक्रिफाइस रहा है जिसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और वो कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी मदर को कॉल किया करता था और वो भी मुझे कहती थी कि भाई भूल के भी घर वापस मत आ, वहां पे जो स्ट्रगल है उसको कर, तभी तू अपनी ड्रीम को अचीव कर पाएगा। और फाइनली वो मैं कर चुका हूं। थोड़ा बहुत ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे इमोशनल भी हो रहे थे जब वो अपनी मदर की बात कर रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने इस चीज को संभाल लिया। और उसके बाद वो गुस्से में आके कहते हैं बॉबी लैशली को मैं हरा दूंगा। तो लैशली भी बाहर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं देखो भाई मैं मानता हूं तुम एक अच्छे चैंपियन हो, तुम्हारा 17 साल का स्ट्रगल है, मेरा 16 साल का स्ट्रगल है, तो वो बात भी मैं तुम्हारी समझ सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कह रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट वीक जब मैंने तुम्हें हर्ट लॉक के अंदर डाला था तो तब मुझे दिख रहा था कि कैसे तुम मुझसे डर गए। तो मैकिंटायर कहते हैं वो मैं डर नहीं रहा था, वो मैं पास आउट हो गया था, क्योंकि हर्ट लॉक कोई भाई जोक सबमिशन नहीं है, एक्चुअली वो बंदों को पास आउट कर सकती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जिस तरीके से पहले ओपनिंग प्रोमो में वर्ड्स एक्सचेंज हुए, और ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इस मैच में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आई थिंक यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसकी हाइप तब भी ठीक ठाक बना दी। उसके बाद किंग कॉर्बिन भी यहाँ पे आके मैकिंटायर को कहते हैं देखो भाई तुम रेसलमेनिया में जीतने की बात कर रहे हो, आज मेरा तुम्हारे साथ मैच है, मैं तुम्हें रेसलमेनिया तक पहुंचने नहीं दूंगा, तो उसकी तुम बात ही कर रहे हो। और वो यहां से बोल के इसको चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम रॉ की बात करें तो भाई जो ग्राफ है शो का वो नीचे चले जाता है काफी, क्योंकि एजे स्टाइल्स और जेवियर वुड्स का पहली बार यहाँ पे मैच देखने को मिला, जो कि हम मतलब हर हफ्ते वही रिपीट चीज देख रहे हैं रॉ के ऊपर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोफी किंगस्टन ओमोस की अटेंशन को ड्रॉ करते हैं ताकि वो उनकी तरफ आ जाएं, और ओमोस यहाँ पे जो भी कर रहे होते हैं उससे एजे स्टाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जेवियर वुड्स उनको इस मैच में हरा देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिंपल सा एक हमें यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने साइन दे दिया है कि एजे स्टाइल्स और ओमोस जो है अब टैग टीम टाइटल जीतने वाले हैं रेसलमेनिया में। अगर ऐसा नहीं होता और न्यू डे रेसलमेनिया में भी जीत जाती है तो भाई मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा कि इन लोगों को कुछ नहीं आता। लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं कि एक टाइटल चेंज हो सकता है। तो ये मैच की कोई खास वैल्यू थी नहीं, क्योंकि पहले भी हम इसको बहुत बार देख चुके हैं। इसके बाद एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच था, लेकिन उससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं, एक स्टील केज के अंदर खड़े होते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से शेन मैकमैन को वो हराने वाले हैं। शेन आते हैं बाहर और वो कहते हैं ब्रॉन देखो ये बात मुझे पता है कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन तुम उतने भी स्टूपिड नहीं थे जब तुमने स्टील केज की जो स्टिपुलेशन है वो उसको सिलेक्ट करा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो इजी मैच मेरे लिए नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुम्हें उस मैच के अंदर हराऊंगा और अगले दिन रॉ पे आके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने स्टूपिड हो। तो ये स्टूपिड 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 तब से चले जा रहा है 3 हफ्ते से कि अब स्टोरी लाइन पूरी स्टूपिड हो चुकी है। इसके बाद जैक्सन राइकर और एलायस के साथ स्ट्रोमैन का एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच होता है। तो मैच के बीच में शेन मैकमैन आने की कोशिश करते हैं रिंग साइड, लेकिन ब्रॉन से डर के वहां से वो भाग जाते हैं और साथ के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को जीत भी जाते हैं। तो फिर से एक बार इस फ्यूड को जो इतने हफ्ते से बिल्ड करा जा रहा है कुछ खास उसमें था ही नहीं। तो यहाँ पे आज जो थोड़ी बहुत चांस थी इसको हाइप बनाने के लिए वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कर पाई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज गाइस की बैड बनी की गाड़ी खड़ी होती है बुगाटी और उस पे जाके पूरा स्प्रे पेंट मार देते हैं मिज और मॉरिसन।
और जब बैड बनी वहां पे पहुंचते हैं तो उनको अटैक भी कर दिया जाता है। डेमियन प्रीस्ट वहां पे होते नहीं है। तो शो में बाद में रिंग के अंदर आते हैं बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट, और इसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है बैकलैश मिली है इंटरनेट फैंस की तरफ से कि भाई बैड बनी का ये प्रोमो आखिर था क्या। मतलब मुझे बात पता है कि उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है और लोग ये बात समझनी चाहिए उनको कि भाई वो कोई ऐसे नेचुरल इंग्लिश स्पीकर नहीं है और वो कोई WWE सुपरस्टार भी नहीं है भाई ड्रू मैकिंटायर की तरह जो कमाल के प्रोमो कट कर सके। तो बैड बनी का जो प्रोमो था मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उनकी खुद की गलती है, क्योंकि WWE ने शायद उनको कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया। जो बात उन्होंने बोली वो 2-3 मिनट में भी कह सकते थे कि भाई मैं WWE को इतने समय से पसंद करता हूं, मैं बहुत से सुपरस्टार्स का फैन था, मैं मिज का भी फैन था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूं मिज ने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी और वो मुझे हमेशा से डिसरिस्पेक्ट करता है और उस चीज का मुझे रिवेंज चाहिए। और वो कहते हैं हम चीजों को थोड़ा फेयर बनाते हैं और रेसलमेनिया के लिए टैग टीम मैच के लिए वो चैलेंज करते हैं, जो कि मिज और मॉरिसन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतने समय से जो हमें मैच चाहिए था वो यहाँ पे WWE ने फाइनली रेसलमेनिया से पहले बना दिया है। और ये बात कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर ही ली थी कि भाई आप ज्यादा शॉक ना हो अगर WWE इसको रॉ या फिर रेसलमेनिया में ही एक टैग टीम मैच के अंदर कन्वर्ट कर दे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब ये मैच गाइस ऑफिशियल हो चुका है। तो ये प्रोमो को काफी बैकलैश मिली और आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद गाइस नाया जैक्स और शेना बेजलर का मैच होता है आस्का और रिया रिप्ली के साथ। ये एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन एक बार फिर से सिंगल्स फ्यूड को बिल्ड करने के लिए WWE उनको टैग टीम मैचेस में डाल रही है। ये बात हम पहले से जानते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा इसका कोई जवाब नहीं है। तो जो रॉ चैंपियनशिप मैच होने वाला है विमेंस का, उसके लिए कोई एक्साइटमेंट वैसे ही नहीं है। 2 हफ्ते की स्टोरी लाइन तुम्हारे पास थी, एक जो हफ्ता था वो भी बर्बाद कर दिया। यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला था मैच का वो भी हम जानते ही थे, और यहाँ पे नाया जैक्स और शेना बेजलर इस मैच को जीत गई। एक बात मैं बोलूंगा तब भी भाई कि ये मैच अच्छा था, इतना भी बेकार नहीं था, लेकिन एट द एंड इसका कोई पॉइंट बना नहीं है। और मैच के बाद यहाँ पे सारी टैग टीम्स जो हमें पता लग चुका है कि अब एक टैग टीम टर्मोइल मैच में लड़ने वाली है। नाइट 1 के अंदर एक नंबर 1 कंटेंडर क्राउन करा जाएगा और फिर जो भी उस मैच को जीतेगा वो नाइट 2 पे विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ेगा अगेंस्ट बेजलर एंड जैक्स। तो भाई ये मैचेस मैंने कल ही डिस्कस करे थे अपनी वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को आई थिंक ये बात पहले ही पता होगी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बॉबी लैशली का मैच अगेंस्ट सेड्रिक अलेक्जेंडर, और यहाँ पे भी शायद हम लोग जानते थे पहले से ही कि क्या होने वाला है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, बॉबी लैशली जीत चुके हैं। इनफैक्ट एक चीज मैं बोलूंगा कि हर्ट बिजनेस तो टूट गया, लेकिन मैं उम्मीद लगा रहा था कि यहाँ पे शायद अभी सेड्रिक और शेल्टन को किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, लेकिन WWE यहाँ पे उनको यूज कर रही है बॉबी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है इस चीज को आगे इंप्लीमेंट करने का। हर्ट बिजनेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग थी मंडे नाइट रॉ पे, उन्होंने इतना कुछ खास करा नहीं था, तब भी बढ़िया लग रहे थे और उन्हीं को WWE ने ब्रेकअप कर दिया। तो इस मैच को बॉबी लैशली जीत जाते हैं, सेड्रिक अलेक्जेंडर को टैप आउट करा देते हैं और उसके बाद वो शेल्टन के ऊपर भी हर्ट लॉक लगा के सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद शेमस होते हैं रिंग साइड पे गाइस और मैच हमें देखने को मिलता है रिडल अगेंस्ट मुस्ताफा अली। आई डोंट नो कि मुस्ताफा अली को इस मैच के अंदर डाल के ट्रिपल थ्रेट क्यों नहीं बनाया जाता। वो रेट्रिब्यूशन के अब शायद कपड़े भी नहीं पहन के आ रहे, तो वो स्टेबल तो बिल्कुल डेड है। और टी बार, मेस, मिया यिम, इन सब लोगों का क्या होगा, शायद वापस इनको NXT के कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया जाएगा, जो कि बहुत सैड है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ चीजें होती हैं जो तुम अच्छी कर सकते हो, लेकिन तब भी तुम उसका कचरा करते हो, तो वो फैंस को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो है रिडल हरा देते हैं अली को और उसके बाद शेमस को वो कन्फ्रंट करते हैं। तो इन दोनों का जो मैच होगा वो अच्छा हो सकता है रेसलमेनिया में, उसके लिए मैं डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ। और फाइनली गाइस इस शो के मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का अगेंस्ट किंग बैरन कॉर्बिन। और इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि कॉर्बिन भी अपने आप को किंग नहीं मान रहा है, क्योंकि ओपनिंग सेगमेंट में जो है वो कोट सूट में आए, वो खुद सोच रहे होंगे भला भाई ये क्राउन का फायदा क्या है, ये जो मैं कपड़े पहन के जा रहा हूँ इसका फायदा क्या है। लेकिन आई थिंक वो इस मैच के अंदर अपनी किंग वाली एंट्रेंस उन्होंने करी थी। और यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलूंगा जो कि शायद लोगों ने नहीं बोली होगी, कि ये मैच उतना भी बेकार नहीं था। मतलब ये मैच काफी लंबा चला, आई डोंट थिंक इतने लंबे मैच की जरूरत थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और किंग कॉर्बिन ने उतना बेकार मैच नहीं दिया जितना कि मैं सोच रहा था हो सकता है। तो वो थोड़ा सा क्रेडिट मैं कॉर्बिन को यहाँ पे दूंगा। तो MVP गाइस जो कि कमेंट्री पर बैठे हुए थे, मैच के एंड में डंडा पकड़ाते हैं जो कि किंग कॉर्बिन अपने साथ लेके आते हैं और कहते हैं भाई मैकिंटायर को तुम इससे मार दो, क्योंकि हमें मैच से मतलब नहीं, हमें मैकिंटायर को डिस्ट्रॉय करने से मतलब है। लेकिन यहाँ पे पड़ती है कॉर्बिन को क्लेमोर किक और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। तो स्टोरी लाइन यही थी कि बॉबी लैशली ने सारी चीजें कोशिश कर ली करके कि वो मैकिंटायर को किसी तरीके से रोक सके, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये थी कि दोनों ही कंटेंडर और चैंपियन को आज के शो पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। तो कौन जीतेगा ये WWE चैंपियनशिप का मैच, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और एक छोटी सी बात और, आई थिंक टॉम फिलिप्स ने शो पे बोला था कि ये मैच रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होने वाला है। तो जिन लोगों को लग रहा था साशा अगेंस्ट बियांका शायद मेन इवेंट कर सकता है, वो अब नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। तो गाइस ये था मंडे नाइट
नाइट रॉ का रिव्यू और ओवरऑल अगर मुझे सब कुछ सम अप करना हो भाई, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मतलब एक्सपेक्टेड था मैं कहीं ना कहीं कहूंगा, और मैं उम्मीदें भी नहीं लगा रहा था कि आज का शो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतने समय से ही रॉ का ये पैटर्न चलता आ रहा है। लेकिन तब भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रेसलमेनिया एटलीस्ट अपने आप में तो एक अच्छा शो हो, भले ही उसके अगली वाली रॉ भी हमें फिर से बेकार देखने को मिले। तो गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, आज का शो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।